So welcome back guys, I hope you all are doing well, and now it's time to start the unit 3 of statistical method, and the unit name is estimation. Okay, so as usual we start this video without wasting our time. So let's start the unit 3 estimation. So the first question what comes is, what do you mean by invariance statistics? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूनिट 1 में भी आया था. देन ऑल्सो जस्ट आई विल आंसर यू क्या होता है इन्फेरियंस स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो इन्फेरियंस स्टैटिस्टिक जो रहता है ये एक प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करती है. ओके, स्टैटिस्टिकल इन्फेरियंस इज द प्रोसेस थ्रू विच इन्फेरियंसेस about a population are made बेस्ड ऑन सर्टन स्टैटिस्टिक्स. इन्फीरियंस मतलब क्या, कि कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करती है, एक प्रोसेस है का नाम है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन. अब एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन एक प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग और गिविंग एन अप्रोक्सीमेट और एन एस्टिमेट वैल्यू. मतलब क्या कि रहता है ना कि जैसे एक पर्सन है, हम उसे देखकर उसकी एक अप्रोक्स हाइट हम दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेट, इसकी एस्टिमेट हाइट ये होगी. ठीक है, तो ये मतलब होता है एस्टिमेशन का. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन हैव यू read in estimation theory. So two types of estimation. The first one is point estimation and the second one is interval estimation. So the next question क्या है हमारे पास, what is the meaning of point estimation. तो पॉइंट एस्टिमेशन मतलब क्या है कि एक ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है. अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ टाइप ऑफ एस्टिमेशन दैट यूजेस अ सिंगल वैल्यू लाइक सैंपल, मीन, वेरिएंस एक्सेट्रा. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, हमें उसकी हाइट कैलकुलेट की और उसकी हाइट अप्रॉक्स 155 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल. तो ये जो 155 है ये एक सिंगल वैल्यू है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक पॉइंट वैल्यू है. इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो वैल्यू है वो कौन से एस्टिमेशन से मिली है हमें, पॉइंट एस्टिमेशन से. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन. इंटरवल से समझ आ रहा है कि ये एक रेंज प्रोवाइड करता है हमें. ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पर्सन है, अगर हमने उसकी एक एस्टिमेट वैल्यू निकाली कि इस पर्सन की हाइट 150 से 170 के रेंज में होगी, तो ये जो एस्टिमेशन हमने यूज किया है रेंज वाला, उसको बोलते हैं अपन इंटरवल एस्टिमेशन. हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमारे पास एक रेंज है कि इस एस्टिमेशन की वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करेगी. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंटरवल एस्टिमेशन. So the next question what comes is, give me any example of point estimation. तो पॉइंट एस्टिमेशन का एग्जांपल क्या है कि वो पर्सन वाला बोल सकते हो. ठीक है, लेकिन अब स्टैटिस्टिकल में बात करें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो ये एग्जांपल है कि जो सैंपल मीन होता है एक्स बार इज अ पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन. इसका मतलब क्या कि जो सैंपल मीन अपन एक्स बार कैलकुलेट करते हैं वो हमें एक पॉइंट एस्टिमेट, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है किसकी, पॉपुलेशन मीन की. ठीक है, ये हो गया अपना एग्जांपल किसका, पॉइंट एस्टिमेशन का. अब क्या है, टेल मी अबाउट एस्टिमेटर. अब एस्टिमेशन तो पढ़ लिया, एस्टिमेटर क्या होता है. तो एस्टिमेटर एक रूल है फॉर कैलकुलेटिंग एन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एनी डेटा और गिवन क्वांटिटी. मतलब क्या है कि एस्टिमेशन तो हमें पता है कि एक एस्टिमेट वैल्यू है, लेकिन अब उस एस्टिमेट वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उस कैलकुलेशन को, उस प्रोसेस को, उस रूल को बोलते हैं अपन एस्टिमेटर. ओके, ये एग्जांपल भी दिया है कि जो सैंपल मीन होता है एक एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का. ओके, तो क्वांटिटी डेट और जो क्वांटिटी जो एस्टिमेट करते हैं, द वन डेट यू वांट टू नो, जो क्वांटिटी का एस्टिमेशन करना है उसको बोलते हैं अपन एस्टिमेट. ओके, तो ये थोड़ा एस्टिमेटर के बारे में इंफॉर्मेशन थी. ठीक है, सो लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब क्या कि
एक रेंज प्रोवाइड करता है हमें किस की कि अगर इस रेंज में एक प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि इस रेंज के अंदर, जैसे कि 5 से लेकर 10 है, ठीक है, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर एस्टिमेशन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देता है इंफॉर्मेशन कौन, कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक बार और सुनना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज अराउंड द स्टैटिस्टिक that are believed to contain with a certain probability। मतलब वही कि एक प्रोबेबिलिटी बताता है हमें कि ये जो एस्टिमेशन की वैल्यू है ये एक सर्टन इंटरवल में होगी, लाई करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कौन, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस लिमिट। अब कॉन्फिडेंस लिमिट मतलब क्या कि जैसे मैंने बताया था कि 5 से लेकर 10 तक की वैल्यू के अंदर वो हमारा एस्टिमेटर की वैल्यू होगी। तो 5 और 10 क्या है, एक लिमिट है। 5 एक लोअर लिमिट है और 10 एक अपर लिमिट है। मतलब क्या कि एस्टिमेटर की जो वैल्यू होगी वो 5 से ग्रेटर होगी और 10 से स्मॉलर होगी। इन दोनों के बीच की, दोनों रेंज के बीच में हमारा एस्टिमेटर की वैल्यू लाई करेगी। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एस्टिमेटर्स। तो एस्टिमेटर्स के एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था कि दो जो सैंपल मीन होता है, एक एस्टिमेटर होता है किसका, पॉपुलेशन मीन का। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेल मी द नेम ऑफ 4 प्रॉपर्टी फॉर अ गुड एस्टिमेटर। कि एक अच्छा एस्टिमेटर जो होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो पहली है कंसिस्टेंसी, दूसरी है अनबायस्डनेस, तीसरी है एफिशिएंसी एंड द फोर्थ वन इज सफिशिएंसी। ओके, तो ये चारों याद रखना है। अब ये क्या होती है, वी विल डिस्कस इन द फर्दर क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनबायस्डनेस। अब अनबायस्डनेस का मतलब क्या होता है कि अनबायस्डनेस मतलब क्या कि जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है या जो भी कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू है एस्टिमेटर से जो हमने कैलकुलेट की है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो जो भी पैरामीटर हम निकालेंगे उसके इक्वल होना चाहिए। पैरामीटर मतलब क्या कि जो भी पैरामीटर हम निकालते हैं ना, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है, पैरामीटर्स होता है। ठीक है, तो जो भी अच्छा एस्टिमेटर होगा वो अनबायस्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, जो भी हम एस्टिमेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी पैरामीटर वैल्यू है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी कैलकुलेट करेंगे उसके इक्वल होने चाहिए। ये होता है अनबायस्डनेस। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी और एनी काइंड ऑफ एरर बोल सकते हैं अपन, है ना। तो हुआ अपना अनबायस्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय अनबायस्ड। अब अनबायस्ड मतलब क्या, वही कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बायसनेस और एनी काइंड ऑफ एरर इन कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, एन एस्टिमेटर और डिसीजन रूल विद जीरो बायस इज कॉल्ड अनबायस्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू मीन बाय बायस्ड। यार इसका उल्टा कर दो कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। अगर देखो कि बायस मतलब क्या कि अगर अपन हिंदी में बात करें, बायस मतलब क्या कि भेदभाव जो होता है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी इज कंसिडर्ड एज बायस। अगर हमने जो वैल्यू एस्टिमेट की है और जो ट्रू वैल्यू है, अगर उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो बायस्ड है। ठीक है, वो उसके अंदर एरर्स है। ओके, इसका मतलब ये होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी मतलब क्या, इंग्लिश में कंसिस्टेंसी देखे तो कांस्टेंट। हम बोलते हैं ना कि यार ही और शी इज वेरी कंसिस्टेंट इन हिज वर्क और इन अ वर्क। ठीक है, जो भी बोलते हैं अपन। तो एस्टिमेटर के टर्म्स में क्या होगा कि अगर हमारा सैंपल का साइज बहुत लार्ज है, सैंपल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जो एस्टिमेटर की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू हमने एस्टिमेट की है वो उसके पैरामीटर के इक्वल, अप्रोक्सीमेट के इक्वल आनी चाहिए। तभी बोलेंगे कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। सो ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखी है, द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर
अप्रोचेज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। अब पैरामीटर इन द सेंस यहाँ क्या होगा, जो भी हम मीन वेरिएंस से कैलकुलेट करेंगे ना, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करेगा, जो वैल्यू होगी एस्टिमेटर की वो इसके पैरामीटर वैल्यू के अप्रॉक्स अप्रोच करेगी। ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंसी मतलब। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो कितना एफिशिएंट है। अब एफिशिएंट मतलब क्या कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है एस्टिमेटर की हेल्प से और जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएंस है, ये बताता है हमें कौन, एफिशिएंसी। द एस्टिमेटर has the smallest variance of all estimators which could be used। मतलब क्या, जो भी एफिशिएंसी होगी एस्टिमेटर की उसमें जो भी वेरिएंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, वो बताएगा हमें कौन, एफिशिएंसी। कि हमारा एस्टिमेटर है तो हमारा एस्टिमेटर कितना एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल कि हमारा पास एक ट्रू वैल्यू है एस्टिमेटर की, हमने मीन निकाला है पॉपुलेशन का और उसमें जो ट्रू वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो है 45.6। ओके, और हमने जो एस्टिमेटर से निकाली है वैल्यू वो है 45.58। इसका मतलब क्या कि वेरिएंस कितना है दोनों में, 0.02 का वेरिएंस है। इसका मतलब ये कि हमारा एस्टिमेटर उतना ही अच्छा है। और अगर मैंने एक और एस्टिमेटर से वैल्यू कैलकुलेट की और उसकी वैल्यू आ रही है 45, ठीक है, तो 45.58 जो हमने एस्टिमेटर था इस गुड एस्टिमेटर क्यों, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा, जितना कम वेरिएंस होगा, हमारा एस्टिमेटर उतना ही अच्छा होगा, उतना ही एफिशिएंट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज, एक्सप्लेन द टर्म सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब सफिशिएंट एस्टिमेटर मतलब क्या, देखो सफिशिएंट मतलब क्या कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, है ना। तो यही है कि एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा, पैरामीटर थीटा इन द सेंस कि जो भी मीन वगैरह हम निकालेंगे, विच गिव्स एज मच एज इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा। जो है एस्टिमेटर वो कितनी इंफॉर्मेशन हमें देगा जो भी पैरामीटर हमने निकाला है, if it retains all the information about the parameter। ओके, sufficient estimator मतलब क्या कि आसान भाषा में ये कि जो भी एस्टिमेटर है वो हमें कितनी इंफॉर्मेशन दे रहा है पैरामीटर के बारे में, सिंपल टर्म्स में यही होता है इसका मतलब, और यही डेफिनेशन में लिखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव मी नेम ऑफ वन एस्टिमेटर which is unbiased as well as consistent also। तो सैंपल मीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ओके, और क्या है, 19th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी हैव 5 एस्टिमेटर्स T1, T2, T3, T4, T5, देन हाउ कैन यू से दैट विच इज मोस्ट एफिशिएंट, है ना। अब देखो एफिशिएंट मैंने जब बताया था तो क्या बोला था कि एफिशिएंट वो होता है जिसमें वैल्यूज में वेरिएंस और वेरिएशन कम हो। तो T1, T2, T3, T4, T5 में से जिस किसी का भी वेरिएंस सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा एफिशिएंट होगा, सबसे अच्छा एस्टिमेटर होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है और यही पूरा लिखा है, द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ दैट हुज वेरिएंस इज लेस, है ना, इसका वेरिएंस लेस होगा वो एक अच्छा एस्टिमेटर होगा। ओके, now let's move to the next question. If we have 5 estimators T1, T2, T3, T4, T5 and their variance is 1, 2, 3, 4, 5 respectively, okay, then which is most efficient? अभी बताया था जिसका वेरिएंस सबसे कम वो सबसे एफिशिएंट, मतलब 1 सबसे कम है तो मतलब T1 is the most efficient among T2, T3, T4 and T5। सिंपल, ओके, कोई सिंपल लॉजिकल आंसर था ये तो। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, क्या है 21st वाला, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर स्पेस।
है ना। पैरामीटर स्पेस क्या होता है? पैरामीटर तो मैंने बताया क्या होता है। पैरामीटर कि जो भी हम कैलकुलेट करते हैं मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको बोलते हैं अपन पैरामीटर। पैरामीटर स्पेस क्या होगा? स्पेस मतलब क्या कि सेट। पैरामीटर स्पेस मतलब क्या? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पैरामीटर्स। जितना भी पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किया, जैसे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए हैं उसका सेट, उसको बोलते हैं अपन पैरामीटर स्पेस। ओके, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आगे है हमारे पास 22 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MVUE? इसका मतलब क्या? मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। MVUE, minimum variance unbiased estimator. Okay, so let's jump to the next question, that is 23. What do you mean by minimum variance unbiased estimator? अब ये क्या होता है कि मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर मतलब क्या कि मिनिमम है। मिनिमम क्या? वेरिएंस। मिनिमम क्या? वेरिएंस। और कैसा एस्टिमेटर है वो? अनबायस्ड, है ना। तो वही लिखा है कि a minimum variance unbiased estimator is an unbiased estimator that has lower variance। अब नाम में लिखा है ना, नाम से समझ लो। मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम। मिनिमम क्या? वेरिएंस, जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा। और वो कैसा एस्टिमेटर है? अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो डेफिनेशन यू कैन फ्रेम इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो MVUE is a type of unbiased estimator that has minimum variance than other estimator. ओके, तो यह था अपना मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब नेक्स्ट क्या है? टू फाइंड एस्टिमेशन गिव मी द नेम ऑफ एनी वन मेथड। तो मैंने यहाँ 3 मेथड बता दी है। जो भी मेथड आपको ध्यान आ जाए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप बता सकते हो। द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, सेकंड है मेथड ऑफ मूवमेंट्स, और थर्ड है मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। सो देयर इज नो नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ ऑल दिस 3 मेथड्स। नाम याद रखना काफी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द यूज ऑफ MLE? MLE मतलब क्या कि मिनिमम, MLE अपन ने पढ़ी थी ये, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन इज अ मेथड टू फाइंड एस्टिमेशन, है ना। क्वेश्चन में लिखा है टू फाइंड एस्टिमेशन, कौन सी मेथड यूज करता है? मिनिमम, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन। तो वही है यूज ऑफ MLE, क्या है? टू फाइंड द एस्टिमेशन। सिंपल आंसर। क्या लिखा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLE? तो MLE का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन। इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि MLE stands for maximum likelihood estimation which is used to find the estimation. Okay, तो definitions are more, या definitions तो infinite है, you can frame in your own words. The important is concept, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन सा 27th वाला। टेल मी द स्टेप्स ऑफ MLE टू फाइंड एस्टिमेशन। अब स्टेप्स तो यार देखो याद करना है। 6 स्टेप्स से कैसे? पहली स्टेप है डिफाइन लाइकलीहुड फंक्शन। जो एल रहता है ना, डिफाइन लाइकलीहुड फंक्शन हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी फंक्शन आया उसमें लॉग ले लेंगे हम, और लॉग लेने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम। ठीक है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? अननोन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। फिर फोर्थ स्टेप में क्या है? जो भी डिफरेंशिएशन आया उसको जीरो के इक्वेट कर दो। ठीक है, जीरो के इक्वेट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दो। और जैसे सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अननोन पैरामीटर जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना है। पहली क्या? डिफाइन लाइकलीहुड फंक्शन L, second is taking log both sides, and third one is differentiating with respect to unknown parameter, then equating the differentiation with 0, then simplify the equation and you will find the value of unknown parameter. Okay, अब next question क्या है? What do you mean by hypothesis? अब हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि हाइपोथेसिस मतलब क्या कि assumption बना लेना। इट इज अ assumption about a population parameter। अब पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब क्या? पॉपुलेशन तो पता है हमें, फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी हमने। पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब पैरामीटर भी मैंने बताया था कि पैरामीटर क्या होता है? मीन,
वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन हम पॉपुलेशन का अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलते हैं अपन क्या, पॉपुलेशन पैरामीटर। अब जो अजम्पशन हमने बनाया था, इट इज अ अजम्पशन, हाइपोथेसिस क्या है, एक अजम्पशन है किसका, पॉपुलेशन पैरामीटर का। लेकिन वो अजम्पशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है वो। ओके, तो ये होता है अपना हाइपोथेसिस का मीनिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव मी एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस। आप देखो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने का एग्जांपल क्या है, कि मैं बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही लॉजिकल आंसर बताता हूँ। कि जैसे एज्यूम करते हैं अपन कि टुडे देयर विल बी अ रेनफॉल। हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि दैट टुडे देयर विल बी रेनफॉल। ओके, लेकिन हुआ क्या कि वो रेनफॉल हुई नहीं। तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना, हमने हाइपोथेसिस बनाया था क्या, कि रेन होगी, बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो। और एनी एग्जांपल दैट कम्स टू योर माइंड यू कैन गिव दैट आल्सो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक अजम्पशन होता है, और वो अजम्पशन सही या गलत दोनों हो सकता है। सो हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैव यू नोन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस वी हैव लर्न। कौन कौन से, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है। So the 31st question that comes to your screen is, what is the meaning of simple hypothesis? तो simple hypothesis का मतलब क्या होता है? Simple hypothesis एक ऐसा hypothesis है जो कि complete information देता है हमें, किसकी, population parameter की। Okay? Simple hypothesis means complete information of population parameter. Okay, simple था ये। So the next question is, what is the meaning of composite hypothesis? अब composite hypothesis क्या होगा, which gives the incomplete information of population parameter. सिंपल, जो कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देगा हमें किसकी, पॉपुलेशन के पैरामीटर की। और पैरामीटर इन द सेंस मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम जो भी पॉपुलेशन का कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो देखो, जो नल हाइपोथेसिस है और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो 110% अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो, नल मतलब क्या, नो नो चेंज, नल मतलब जीरो, एम्प्टी, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो वो डेफिनेशन में वही लिखा है, a null hypothesis is a type of hypothesis used in statistics that proposes that there is no difference. ठीक है, ये दिख रहा है, there is no difference between certain characteristics of population. ओके, तो यहाँ certain characteristics मतलब वही है कि जो population के जो parameters थे। ओके, तो null hypothesis ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट। Alternate hypothesis defines there is a statistical difference, है ना, there is a statistical difference between certain characteristics of population। इसको बोलते हैं अपन क्या, alternate hypothesis। ओके, अब एग्जांपल से बताता हूँ मैं क्या। जैसे आप अगर अपने फ्रेंड से बहुत महीनों बाद या बहुत सालों बाद मिलते हो तो डेफिनेटली यू कैन सी चेंजेस इन देम ना। और लेकिन उसकी जो फैमिली में रहते हैं वो, उनके लिए तो वो सेम ही दिखता है। तो वैसे ही जो, अगर आप आपके फ्रेंड से मिल रहे हो तो आपके लिए उसमें डिफरेंस है। तो फॉर दैट आपके लिए क्या है, वो एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। लेकिन जो उसे रोज देख रहे, जैसे उसकी फैमिली मेंबर्स, फॉर देम उस वो उनके लिए क्या है, नल हाइपोथेसिस है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द पर्सन। So this is how you can remember the null hypothesis and alternate hypothesis. Okay, so let's move to the next question. क्या है, what is the symbol of null hypothesis?
सो एच लिखना है और इसके सबस्क्रिप्ट में 0, तो ये सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो एच लिखना है और उसके सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे तो वो होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस का नोटेशन। ओके, फिर क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या होता है, क्रिटिकल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे रीजन को बोलते हैं हम क्रिटिकल रीजन। ओके, इजी था, क्वाइट इजी, डेफिनेशन से यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब क्या कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। मतलब क्या कि नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, कब रिजेक्ट किया, जब वो सही था, है ना, जब वो सही था। देखो हाइपोथेसिस मतलब क्या, अजम्पशन। अब अजम्पशन तो सही है गलत दोनों हो सकता है ना। तो जो नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, कब, जब वो सही था, तो ऐसे ही सिचुएशन को बोलते हैं अपन क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कम्स इज कि टाइप 1 एरर क्या होती है। देखो अब एरर लिखा है, इसका मतलब कि गलती, और टाइप 1 मतलब उसका नाम। अब टाइप 1 एरर क्या होगा, टाइप 1 एरर मतलब क्या कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। देख रहे हो, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस कब, व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। अब एरर तो इसलिए बोला ना कि वो सही था, नल हाइपोथेसिस सही था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट करा, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन एरर। अब समझ आया होगा एरर क्यों बोलना है इसको, है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एक्सप्लेन टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर इसका अपोजिट कर दो कि हमने फेलिंग टू रिजेक्ट इन द सेंस कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कब, जबकि वो गलत था, है ना, मतलब जब गलत था तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे अपन, टाइप 2 एरर। ऐसी एरर का नाम है टाइप 2 एरर। ओके, तो इजी था। आगे बढ़ते हैं अपन, क्या है, एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस रीजन। अब एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन से टू द पॉइंट, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, और इसको डिनोट करते हैं अपन कैसे, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू बार। ठीक है, डब्ल्यू बार इन द सेंस बार ऐसे ऊपर आता है। ओके, तो एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, एक ऐसा रीजन जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज इक्वल टू विच वैल्यू। देखो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। वो किसी भी चीज की हो, टाइप 1 टाइप 2 या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो, वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। ओके, अब सम पूछा इसने, तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का सम क्या होगा, इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय विच कैरेक्टर। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 एरर की, उसको डिनोट करते हैं अपन किससे, अल्फा से। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कम्स इज, probability of type 2 error is denoted by which character, so it is denoted by beta. Simple, only you have to remember the notations of type 1 and type 2 errors. So next question क्या है हमारे पास, power function is denoted by which character। power function क्या होता है, we will see in the further questions, so need not to be worried about that। तो power function का कैसे डिनोट करते हैं हम उसको, उसको डिनोट करते हैं अपन 1 माइनस बीटा से, 1 माइनस बीटा। ओके, अब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर फंक्शन, ये आइडिया पावर फंक्शन क्या होता है। तो पावर फंक्शन मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ rejecting the null hypothesis is considered as power function, है ना। ओके, the probability, I'm just repeating once again कि the probability of rejecting null hypothesis when the true parameter, that is
ट्रू पैरामीटर मतलब कौन सा, कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट होगा कहाँ पर, क्रिटिकल रीजन में। ओके, तो ये ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपन, पावर फंक्शन। और डिनोटेशन तो हमने पहले देख लिया कि क्या ऐसे करते हैं अपन, वन माइनस बीटा से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एमपी टेस्ट। तो पहले एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी मतलब नॉट मध्य प्रदेश, एमपी स्टैंड्स फॉर मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ओके, मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है इसका मतलब। अब यूज क्या होगा, डेफिनेटली इट इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ओके, सिंपल सा यूज है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर इट इज नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है, इन एमपी टेस्ट विच हाइपोथेसिस वी सेट। तो एमपी टेस्ट में हम कौन सा करते हैं, नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। किसके अगेंस्ट, अब अगेंस्ट तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, दो हाइपोथेसिस है, तो नल हाइपोथेसिस को हम सेट करेंगे किसके अगेंस्ट, अल्टरनेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ यूएमपी टेस्ट। ठीक है, अब यूएमपी स्टैंड्स फॉर यहाँ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट भी क्यों आता है, हम यूज करते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये होता है अपना यूएमपी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन यूएमपी टेस्ट विच हाइपोथेसिस वी सेट। अब कौन सा हाइपोथेसिस सेट करेंगे हम, अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करेंगे किसके अगेंस्ट, नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करेंगे। ओके, इजी वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी टेस्ट एंड यूएमपी टेस्ट। देखो अभी डेफिनेशन में बताया मैंने कि एमपी टेस्ट में क्या सेट करते हैं हम, नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं किसके अगेंस्ट में, अल्टरनेट के अगेंस्ट में। वैसे ही यूएमपी टेस्ट में हम क्या करते हैं, सेट अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसके अगेंस्ट में, नल के अगेंस्ट में। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। और सेकंड डिफरेंस ये बोल सकते हो आप, द डेफिन वो फुल फॉर्म्स बोल सकते हो। MP stands for most powerful test and UMP stands for uniformly most powerful test. Okay, so let's move to the next question. What is the purpose of Neyman-Pearson lemma? अब ये Neyman-Pearson lemma क्या होता है, जो MP और UMP टेस्ट होते हैं ना, उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें एक थ्योरम होती है। वी डोंट नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर द पर्पस। पर्पस क्या था कि हम नेमान पियर्सन लेमा यूज क्यों करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें बेस्ट क्रिटिकल रीजन मिले। रीजन नहीं है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा। ओके, रीजन। ओके, बेस्ट क्रिटिकल रीजन। बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या होता है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन की डेफिनेशन लिखी है यहाँ, कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर आर मिनिमम। मतलब क्या, एक ऐसा रीजन जहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो, ऐसे रीजन को बोलते हैं अपन कौन सा, बेस्ट क्रिटिकल रीजन। आई होप यू गॉट इट। सो और अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, इफ वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू व्हाट। सो n-1 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात ये आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नया वर्ड है, मुझे पता ही नहीं क्या होती है। तो फ्रीडम मतलब क्या होती है, जैसे हमें कब इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो फ्रीडम मतलब क्या कि इंडिपेंडेंसी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो क्वेश्चन में था वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू व्हाट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू n-1। और यहाँ n क्या होगा, n विल बी द साइज ऑफ सैंपल। इजी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, एस्टिमेशन प्रोसेस इज पॉसिबल ओनली इन केस वी शुड हैव पॉपुलेशन और सैंपल। तो एस्टिमेशन की प्रोसेस हम कब कर सकते हैं, कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन होगी या सैंपल होगा। तब हम उसको अप्लाई करेंगे जब हमारे पास सैंपल होगा। देखो, सैंपल इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, क्योंकि
अब क्वेश्चन में पॉपुलेशन और सैंपल ही पूछा है, तो एग्जाम में आपको सैंपल ही देना है इसका आंसर। लेकिन बाय चांस अगर पूछ लिया कि कौन सा सैंपल, then you to answer that random sample. Okay, random sample is the correct answer of this question. So let's move to the next one, 55th. That is, by decreasing the sample size, the confidence interval becomes larger or narrow. अब देखो, अब जैसे हमने सैंपल का साइज को डिक्रीज किया, तो इससे क्या होगा, जो एरर होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, वही लिखा है इसमें, डिक्रीजिंग द सैंपल साइज causes the error bound to increase, that is the standard error. अब स्टैंडर्ड एरर हमने पढ़ा था क्या, इट इज द मेजर of how how precise and accurate the sample is made from the set of population, है ना, ये यूनिट 1 में पढ़ा था हमने ये। फिर क्या लिखा है, जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो इंक्रीज, मेकिंग द कॉन्फिडेंस लेवल वाइडर। समझे, कि जैसे जैसे हमने सैंपल का साइज डिक्रीज किया, वैसे वैसे एरर इंक्रीज होगी, और एरर इंक्रीज हो इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो है साइज, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो लार्ज होगा, वो वाइड होते जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ठीक है, एच जीरो। ठीक है, तो अब एच जीरो किसका नोटेशन है, नल हाइपोथेसिस का। ठीक है, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच जीरो मीन्स नल हाइपोथेसिस व्हेन it is false is called what, it is called power. Okay, the power of hypothesis test is the probability of rejecting the null hypothesis when the null hypothesis is false. हमने क्या किया कि null hypothesis को reject कर दिया, कब, जबकि वो false था। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, पावर बोलेंगे अपन। ओके, easy one. So let's move to the next one, level of significance alpha lies between, the level of significance lies between 0 to 1, और जिसमें जो जीरो रहता है वो क्या डिफाइन करता है कि अगर जीरो है वैल्यू, इसका मतलब वो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है। ओके, और अगर वन है इसका मतलब वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और जीरो से वन के बीच में है, इसका मतलब वो मॉडरेट सिग्निफिकेंट है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, the probability of rejecting the null hypothesis when it's true. Okay, अब सबसे पहले null hypothesis का सिंबल क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, I'm just waiting for your answers. What is the denotation of null hypothesis? Okay, I'm just waiting for 3 seconds. Okay, now I hope you all answered that. तो क्या था, the probability of rejecting the null hypothesis when it's true, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, level of significance which is denoted by alpha। और क्या है इसकी डेफिनेशन, level of significance is defined as probability of rejecting a true null hypothesis। true null hypothesis मतलब क्या, कि हमने null hypothesis को reject कर दिया, कब, जबकि वो सही था, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अ रूल्स और फॉर्मूला that provides a basis for testing a null hypothesis is called, इसको बोलते हैं अपन टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक provides a basis for testing null hypothesis। ओके, और जो टेस्ट स्टैटिक रहता है, एक रैंडम वेरिएबल रहता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कहाँ से, सैंपल डेटा से, और उसको यूज करते हैं काय में, हाइपोथेसिस के टेस्ट में। ओके, नाउ लेट्स मूव द लास्ट क्वेश्चन, a statement made about a population for testing purpose is called hypothesis। ये तो hypothesis की definition थी। okay, so we have covered all the 60 questions of unit 3, that is estimation and hypothesis. Then now we will meet in the next video with our next unit, okay, unit 4। so तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, and best of luck for your exams।